क्या लगता है, सिर्फ फैमिली सपोर्ट ही काफ़ी है अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, या फिर सोसाइटी का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है? इसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं हो सकता है, फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी है। हर सपोर्ट से अच्छा है कि एक एथलीट के अंदर टैलेंट कितना है। पैसों की समस्या होती है, ये सबसे बड़ा इशू होता है। अगर कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, डाइट के लिए अगर पैसे नहीं मिल, रिकवरी के पैसे नहीं मिल पा रहा है, तो वो वहीं से टूटना शुरू हो जाता है। इस करियर में आए कि पढ़ाई छूट चुकी थी मेरी, उसमें ये था कि अगर अब यहाँ से पीछे जाएंगे तो करेंगे क्या, ये पढ़ाई छूट चुकी है। नो प्रोफेशन चूज़ किया हमने। उस बीच बहुत सारी इंजरियाँ आई, कभी बीच में हमने स्पोर्ट्स भी छोड़ दिया था। तो बहुत सारे फेसेज ऐसे हैं, बहुत ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जॉब नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर अच्छा खिलाड़ी है, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्या चाहिए। अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी है, सपोर्ट के लिए जॉब। बट अभी ऐसा क्या है, अभी गांव में भी खेलो इंडिया स्कीम वो स्टार्ट हो गए हैं। स्कीम के जो कोचेस हैं वो लड़कों को सिलेक्ट, मतलब वहाँ सिलेक्शन हो रहा है, उनको ट्रेनिंग जो है वहाँ के जो सिलेक्टेड कोचेस हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी लव लाइफ आपकी ट्रेनिंग में कैसे अफेक्ट? अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ, इससे सडन मुझे ऐसा लगा कि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ। मतलब इतना ज़्यादा मतलब दुख मुझे हुआ था। मुझे इंजरी हो गई, बैक इंजरी हो गई। आप लोगों को सप्लीमेंट्स में प्रोवाइड किया जाता है, जी। तो वो सप्लीमेंट्स आपके हर्डलिंग के स्पोर्ट्स को लाइक कैसे एनहांस करते हैं? अब ये सप्लीमेंट अभी हम अपने से तो इंटेक नहीं करते हैं। लाइक हर खिलाड़ी के पीछे एक खिलाड़ी ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में, जहां मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वंशिका सिंह। और मैं हूँ श्रेया शाह। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल हम सब अपने अपने लाइफ में भाग रहे हैं, कोई प्रोफेशन के पीछे तो कोई पैशन के पीछे। और इसी भागते भागते प्रोफेशन एंड पैशन में हम सब के सब डिफरेंट हर्डल्स फेस कर रहे हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने इसी हर्डल्स को अपना प्रोफेशन बनाया और इसी में उन्होंने नेशनल मेडल जीता। तो दोस्तों आज हम अपने पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं सत्यम मिश्रा जी का। थैंक यू सो मच मैम। सर, जैसा हम सब जानते हैं कि आप एक एथलीट हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने गेम के बारे में थोड़ा सा हम सबको बता दें कि आपका गेम क्या है। जैसे मैं एक एथलीट हूँ, इंडियन एलाइट एथलीट। तो अब एथलीट ऐसे है, किसी को एथलीट, मैं एक 100 मीटर हर्डलर हूँ। तो किसी को हर्डल तो ये कहता है हर्डल क्या होता है, हर कोई ये कहता है अच्छा भागते हो, ऐसे एक दिन में कितना भाग लेते हो। तो ऐसे न जाने कितने सवालों का जवाब देना पड़ता है। उन्हें बताना पड़ता है कि 110 मीटर हर्डल होते हैं, इन बिटवीन 10 हर्डल क्रॉस करने पड़ते हैं। तो उन्हें ये सवालों का जवाब ऐसे समझाना पड़ता है। लाइक अगर लोग हर्डल नहीं समझते हैं, लाइक उन्हें एग्जाम्पल देते हैं। इसे इन 100 मीटर हुसैन बोल्ट हु इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, तो उनका एग्जाम्पल देना पड़ता है कि आपने 100 मीटर का नाम सुना होगा। हाँ हाँ हमने सुना है। तो इस जरिए उन्हें समझाना पड़ता है कि ऐसे ही 110 मीटर हडल इवेंट होते हैं, उसमें 10 हडल होते हैं, जिसे क्रॉस करते हैं हम, फिनिश लाइन तक आते हैं। तो ऐसे ही वो गेम का एक पार्ट होता है। सर हर्डल्स की हाइट कितनी होती हो? अब इन द एज ग्रुप अगर आप 16 में जाएँ तो पहले 100 मीटर हडल्स होती थी, उसमें हाइट होती थी 91 सेंटीमीटर। बट जब आप जूनियर बॉयज़ में आते हो तो वहाँ हाइट ग्रोथ होती है 99.06 सेंटीमीटर। बट जब सीनियर में आते हैं तो उसकी हाइट और बढ़ जाती है, वो होती है 1.06 सेंटीमीटर। सर, मेरा क्वेश्चन है, आपने यही गेम क्यों चुना? स्पोर्ट्स में तो और भी गेम्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो अब आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। जैसे इन द स्टार्टिंग जब हम स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, जब हमने अपने करियर, तो मैं वॉलीबॉल खेलता था। एक्चुअली मेरे पिताजी भी फॉर्म वॉलीबॉल प्लेयर ही रहे हैं। तो अब ये चीज़ जेनेटिक थी, तो वॉलीबॉल हमने खेलना स्टार्ट किया। इवन स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में तो सिलेक्शन के लिए ट्रायल के फॉर्म आए थे, तो पिताजी ने हमारे कहा कि ये फॉर्म डाल दो। तो फिर जब पिताजी ने वहाँ के कोचेस से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आप लड़के की हाइट एक्चुअल अगर 6 फीट है तो आप फॉर्म फिल करवा दो। बट जब उस समय चेक किया गया तो मेरा हाइट 5.10 थी। तो फिर ये हुआ कि फॉर्म तो ले लिया, अब करे क्या। तो उसमें एथलेटिक्स इवेंट था, तो उसमें मैंने 100 मीटर चूज़ किया, 800 मीटर टिक करके हमने फॉर्म फिल कर दिए। जब मैंने ट्रायल दिए थे तो विदाउट स्पाइक, विदाउट वियरिंग अ शूज़, लाइक बेयर फुट, मैंने 100 मीटर रन किया था 11.95 सेकंड का। तो अब ये हुआ कि चलो ठीक है, सिलेक्शन हुआ है। अब जो स्टेट की जो लास्ट ट्रायल होती हैं, जिसमें अगर आप फर्स्ट सेकंड आते हो, जो मेरिट लिस्ट आती है, इसमें ये होगा कि नहीं, अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं तो हॉस्टल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर वहाँ से जब हमने 100 मीटर स्टार्ट किया, तो फिर जब मैं ट्रायल दिया तो उस लिस्ट में नाम नहीं आया हमारा। तो फिर बेसिकली स्टार्ट है, तो 100 मीटर हमने अपना गेम का करियर स्टार्ट किया।
फिर आफ्टर 1 ईयर जब हमने अच्छा किया 100 मीटर में, लाइक 10.96 सेकेंड स्टेट चैम्पियनशिप हमने किया, तो मुझे इंजरी हो गई, बैक इंजरी हो गई। मैं फुल स्क्वाट कर रहा था और इतना डीप मैं सीट कर गया था कि मैं वेट 120 kg लेके मैं ऊपर तक नहीं आ पाया। तो फिर जब इंजरी में आया तो फिर ये लोगों ने कहा कि कुछ अच्छे एथलीट थे ग्राउंड में, तो उन्होंने सजेशन दिया कि हाइट अच्छी है तेरी, हाई जंप कर ले, हडल कर ले। तो अब जिस ग्राउंड में हम करते थे बनारस में, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तब वहाँ हाई जंप के मैट तो थे बट कोचेस कोई नहीं थे। तो एक रेलवे के सीनियर भैया थे वो, चंदन यादव, जो मतलब कोच रहे हैं मेरे स्टार्टिंग कैरियर के, तो वो फॉर्मर 120 हर्डल भी हैं, लाइक इन पोस्टेड इन रेलवे। तो मैं उनके पास गया, तो उन्हें कहा, उन्होंने भी सजेशन दिया हाइट तेरी अच्छी है, 100 मीटर हर्डल करो। फिर हर्डल की स्टार्ट मेरी वहीं से स्टार्टिंग हुई मेरी। ओके सर, तो आपने जैसे बताया कि आप वो वॉलीबॉल खेलते थे, तो आपने बताया कि उसके लिए जो हाइट रिक्वायर्ड थी वो 6 फीट थी, और आपने बताया कि आपकी हाइट थोड़ी कम थी, तो आपको ये सजेस्ट किया कि आपको 110 हर्डल्स में जाना चाहिए था। तो सर उस समय तो आपने नहीं किया था हर्डल, तो सर उस समय आपका क्या परसेप्शन था, और अब करने के बाद आपका क्या परसेप्शन है 110 हर्डल्स को लेकर के? उस समय स्टार्टिंग फेज था, उसमें ये था कि नहीं, अब इस करियर में आए कि पढ़ाई छूट चुकी थी मेरी। उसमें ये था कि अगर अब यहाँ से पीछे जाएंगे तो करेंगे क्या, कि पढ़ाई छूट चुकी है। और दूसरा, किसी जब कोई अच्छा एथलीट वही करके आपको सजेशन देता है, लाइक उस समय ये था कि चलो अच्छा स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जॉब मिल जाएगी। अब जैसे कोई भी बड़ा अंपायर है, जैसे अगर मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर कल को वो कहेगा अच्छा तुम ये काम करो, तो हो सकता है अपकमिंग हो सकते हो, तुम इस जगह पर हो सकते हो पॉलिटिक्स में हो। तो हम उसी फील्ड के कोई बड़ा एथलीट अगर समझाए कि आप ऐसा करो तो सक्सेस मिलेगी। नो प्रोफेशन चूज़ किया हमने, और अभी अच्छा लगता है करने में। उस बीच बहुत सारी इंजरियाँ आई, कभी बीच में हमने स्पोर्ट्स भी छोड़ दिया था, तो काफ़ी रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोचेस ने समझाया, तो दोबारा स्टार्ट किया हमने फिर। सर आपके इस जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं जो सबसे आपको लगे कि हाँ लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट है फेस करना? एक टाइम ऐसा भी आया होगा कि शायद आपको लगा हो कि यार छोड़ देते, नहीं करते, नहीं हो पाएगा। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। अब सच कहें तो मेरे लिए नहीं, एक मिडिल क्लास खिलाड़ियों के लिए सबसे पहली चीज़ होती है, वो होती है फाइनेंशियल, पैसों की समस्या होती है। ये सबसे बड़ा इशू होता है। अगर कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अगर उसे लाइक सप्लीमेंट्स या विटामिन्स या कुछ भी डाइट के लिए अगर पैसे नहीं मिल, रिकवरी के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो वहीं से टूटना शुरू हो जाता है। तो वहीं उसके मन में आता है कि अब चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो हम कहाँ तक आगे जाएंगे। दूसरी चीज़ होती है, जब खिलाड़ी आगे बढ़ रहा होता है, अच्छा कर रहा होता है, इंजरी। अगर खिलाड़ी चोटिल हो गया, जल्दी से रिकवर नहीं हो पाया, उसके साथ एक खिलाड़ी अच्छा अचीव कर रहे हैं, वो पीछे जा रहा है, एक वहाँ पे जो मानसिक प्रेशर होता है खिलाड़ी को बहुत परेशान करता है। तो मेरे साथ भी यही चीज़ हुई। तो मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं, लाइक तेजस अशोक शीर्षी, जिसके नाम अभी 110 मीटर हडल इंडिया रिकॉर्ड है 13.41 का। तो साथ सब बैचमेट हैं। तो लाइक लास्ट प्री कंपटीशन हमने खेला था 2022 में। उसके बाद इंजरी लिगामेंट में टीयर हो गया हडल करते टाइम। तो 1.5 ईयर हो गया हमने कोई अभी इवेंट नहीं किया है। रिकवरी लिगामेंट टीयर था, लाइक डॉक्टर ने कहा सर्जरी करानी है, तो मैं सर्जरी नहीं कराई। रिहब करके मेरी एक फिजिशियन है डॉक्टर लक्ष्मी, महाराष्ट्र से है वो, तो अब उनके अंडर हमने अपना फिजियो रिहैब करना स्टार्टेड किया। इवन मैं सर्जरी के लिए गया भी, मैं हॉस्पिटल के बेड पे, इवन बस ये था कि अब सर्जरी हो गया, मैं जितने भी गैजेटेड थे, फ़ोन थे, सारे रख चुके थे। तो ये हुआ कि अच्छा एक बार मैम को फ़ोन करके हम बता दें कि मैम शाम को रिहैब के लिए हम आ नहीं पाएंगे। तो फिर हमने फ़ोन किया, मैम ने कहा कहाँ हो आए, हमने कहा मैम मैं तो सर्जरी के लिए आया हुआ हूँ। उनको बड़ा गुस्सा है कि मैंने हमसे बताया तुम चले गए, मैंने मना किया था। तो मेरे मन में ये था कि जल्दी से करा, मेरे मन में ये था कि सर्जरी करा लेंगे तो हो सकता है मे बी 10 दिन 15 दिन में सही हो जाएगा। तो मैम ने कहा कि अगर सर्जरी कराओगे तो हो सकता है तुम जो कर पाओगे लाइफ में वो चीज़ नहीं हो पाएगी, रिकवर होने में टाइम चला जाएगा। तो फिर हमने पता नहीं वहाँ से क्या हुआ, हमने कहा मुझे सर्जरी नहीं करानी भाई। हमने कपड़े चेंज किए, मैं वापस आ गया। तो फिर रिहैब किया, रिहैब से अच्छा हुआ। फिर डिपार्टमेंट के कॉम्पिटिशन हुए, उसमें पार्टिसिपेट किए, उसमें सिल्वर मेडल आए। अच्छा कर रहा हूँ अभी।
अभी लाइक मार्च में फेडरेशन कॉम्पिटिशन डिफाल्ट सीनियर डिफाल्ट कॉम्पिटिशन है, और उससे में भी हो सकता है एशियन गेम्स के भी ट्रायल्स शुरू होंगे, तो अलका टारगेट वही है फिर अभी। कि सर तो स्पोर्ट्स में सर किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है या फिर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होती है जो आपको फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम में हम अगर देखें तो पार्शियलिटी जो भी अपने स्टार्टिंग में कहा, ये चीज़ भी होती है, लाइक कास्ट, रिलीजियस। लाइक अगर हम नॉर्थ के एथलीट हैं, अगर हम साउथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर हम अकेले नॉर्थ के हैं, कोच भी साउथ का है, बच्चे भी वहाँ के साउथ के, बस अकेले नॉर्थ के, तो वहाँ भी चीज़ें होती हैं। वो फेस ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, बाकी जो लड़के हैं तो उन्हें ये फील ऑटोमेटिक हो जाती है कि अच्छा ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक खिलाड़ी खिलाड़ी का असली धर्म खेल ही होता है। कोच अगर हम हैं तो कोच का धर्म ही खेल होता है। तो बहुत सारी ये सब चीज़ें की समस्या खिलाड़ी की ज़िंदगी में आती हैं। बाकी चीज़ हमने पहले ही बताया, अगर किसी खिलाड़ी को अगर इंजरी ना हो और सपोर्ट अच्छा है, कोचेस अच्छे हैं, तो जाहिर तौर पे है वो अच्छा करेगा ज़िंदगी में अपने। सर आपने अपने अपने आप को उस प्रॉब्लम वाली फेज से ओवरकम कैसे किया? अब ओवरकम करने के लिए ये है कि मतलब वीडियोस देखना, कुछ अच्छे लोगों से बात करना। इवन जब इंजरी हुई थी तो इसमें मेरी माँ का बहुत बहुत बड़ा अहम रोल है कि वो हमेशा और समझाते रहे। मतलब जब मैंने स्पोर्ट छोड़ दिया था कि नहीं अब मुझे नहीं करना है, और मेरा दोस्त है लाइक शेखर पांडे जो भी ऑल इंडिया पुलिस में 5 मीटर करके रिकॉर्ड किया है, और सीनियर नेशनल में बहुत सारे मेडल है उसको, तो बहुत सपोर्ट है उसके। तो उसने भी मुझे बहुत समझाया कि नहीं तो अच्छा कर सकता है, तेरे अंदर टैलेंट है। और बहुत से ऐसे साथ के लड़के जो कॉम्पिटिटर हैं हमारे, उन्हें समझाए, कोचेस लोग समझाए कि टैलेंट है, कर सकते हो, वह फिर से खुद को मौका दो। तो कभी कभी लिटरली ऐसा हुआ, अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ, जैसे सडन मुझे ऐसा लगा कि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है। मैं मतलब इतना ज़्यादा मतलब दुख मुझे हुआ था। वो इसलिए हुआ कि साथ के लड़के जब ये समझाए कि नहीं भाई क्यों भाई इतना जल्दी क्यों, कोचेस समझाए जो जानते थे पहले के, तो फिर ये हुआ कि नहीं अब करना चाहिए, लोग कह रहे हैं तो करना चाहिए। तो फिर से ये एक रास्ता मिला कम बैक करने का, मनोबल बढ़ाने का, अपने पुराने वीडियोस देखने का। तो ये चीज़ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं। सर आपको स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा क्या इंस्पायर करता है? सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के किसी भी खिलाड़ी के लिए जब उसका एक पीक एज होता है, जब उसका एक पीक एज होता है वो इसको इंस्पायर करता है। कि जब हमारा ड्रीम होता है कि नहीं हमें जब हम कोई भी खिलाड़ी जब प्रैक्टिस करता है, चाहे वो बैडमिंटन हो चाहे क्रिकेटर हो, एक क्रिकेटर अगर रणजी भी खेलता होता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि इंडियन टीम में हमें आना है। जैसे हम अगर खेलते हैं तो हमारा क्या सपना है, सबसे बड़ा गेम क्या है वर्ल्ड का? ओलंपिक। हर खिलाड़ी का ड्रीम होता है ओलंपिक। तो इन दैट ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी अगर हम, जैसे हमारा कोई छोटा टारगेट है कि इस कंपटीशन में हमें ये टाइम करना है या ये मेडल ऑन करना है, जैसे ये अचीवमेंट पूरी होती हैं। सर लाइक जैसे कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, ये गेम क्रेज़ में आ रहा है इस टाइम, एकदम हाइप पे है कि हाँ गेम बहुत अच्छा है। उनको अगर इस फील्ड में आना है या इस गेम में खेलना है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है कि वो क्या फॉलो करके इस गेम को खेल सकते हैं? सबसे पहले प्रोसेस तो अभी जब से 2018 में खेलो इंडिया स्कीम की जो ओपनिंग है, तो सबसे पहले ये था कि जितने भी मतलब जो भी नेशनल में अच्छे एथलीट होते थे, हर गेमों की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनको सेलेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं देना जो ग्राउंड लेवल पे एथलीट को प्रोवाइड नहीं हो पाती थी, लाइक डाइट, ट्रैवलिंग, अच्छे कोचेस। तो ये पहले स्टार्ट हुई एक अलाइड एथलीट से। बट अभी ऐसा क्या है, अभी गांव में भी खेलो इंडिया स्कीम वो स्टार्ट हो गए हैं। अब अभी आप देखेंगे तो ये चीज़ें मतलब रूट लेवल पे काम पे हो रही हैं, जोनल लेवल पे काम हो रही हैं। स्कीम पे अभी जोनल लेवल पे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया मतलब स्कीम के जो कोचेस हैं वो लड़कों को सिलेक्ट मतलब वहाँ सिलेक्शन हो रहा है, उनको ट्रेनिंग जो है वहाँ के जो सिलेक्टेड कोचेस हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अभी हर लड़के को, हर यूथ को, जो यंगस्टर है जो आगे देख रहे हैं कि हमें इस गेम में आगे आना है, तो उन्हें मौका मिल रहा है कि अब हमें भी मतलब एक जरिया कि हाँ अगर हम इसमें हमारा सिलेक्शन होता है तो इसके जरिए हो सकता है हम अपर लेवल तक चले जाएँ। ये बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का। बट इसके पहले हर गार्जियन को सपोर्ट करना चाहिए। पहले लोग होते थे कि चलो अच्छा कहावत तक खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब,
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बट ये चीज़ अब इक्वल हो गया अगर आप कहें तो। अब इक्वल का मतलब किसी भी फील्ड में अगर जो इसका जो भी प्रोफेशन हो, वो बिजनेस का हो, एजुकेशन का कह सकते हैं, स्पोर्ट्स का कह सकते हैं, तो अब जिसमें जिसकी जो दिलचस्पी है, जैसे आप जो भी करते हैं आपका जोश हो ये सब करना अच्छा है, तो आप अगर यहाँ तक है तो आपकी भी अंदर दिल से आप एक ये कर रहे हैं तभी आप यहाँ बैठी हैं। और हम अगर आपका सवालों का जवाब दे रहे हैं तो मेरी भी इच्छा रही होगी इस लेवल पे हमें तभी इस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो हर खिलाड़ी के अंदर ये चीज़ होता है जब वो स्टार्ट करता है। इसे समझने के लिए हर फैमिली वालों को थोड़ा सा बच्चों के फीलिंग को समझना चाहिए। अगर बच्चा मैं स्पोर्ट्स करना चाहता रहा है तो उसको सपोर्ट करें। ये ना कि नहीं स्पोर्ट्स करोगे तो अच्छा नहीं करोगे, करियर ख़राब होगी, आगे क्या करोगे। स्टार्टिंग में हर इंडियन फैमिली के माइंड में ही आता है कि अगर स्पोर्ट्स में करियर नहीं हुआ तो बच्चा हमारा क्या करेगा। और ये हकीकत है, बहुत सारे इंडिया में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर आप न्यूज़ वगैरह में कैसे देखते हैं, साउथ में हो गए, नॉर्थ में हो गए, एक कॉमनवेल्थ खिलाड़ी है, एक जूनियर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, जूस की दुकान पर जूस बेच रहा है। तो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, बहुत ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जॉब नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर अच्छा खिलाड़ी है तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्या चाहिए। अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी है सपोर्ट के लिए जॉब। तो बट जब से ये गवर्नमेंट आई है या पहले भी गवर्नमेंट लोगों को जॉब मिलती थी, बट अब तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा स्कीम है कि स्पोर्ट्स कोटे से हर डिपार्टमेंट में 2 से 3% वैकेंसियाँ लोगों के लिए आ रही हैं। तो अब अच्छा मौका भी है, लोग अच्छा कर भी रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि पहले से ज़्यादा ओलंपिक में इंडियन एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडल भी आ रहे हैं। तो ये सब देन उनकी। सर जैसे कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स खेलने में आपको एक सपोर्ट मिलना चाहिए, तो सर जब आपने स्पोर्ट्स शुरू किया था तो आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया? अब हमारे पेरेंट्स तो वो सच कहें तो फैमिली स्टार्टिंग में तो सपोर्ट नहीं किया है। तो स्टार्टिंग में जब हम 10th में थे तो पापा IIT पॉलिटेक्निक का फॉर्म ला के रख दिए, कहे कि इसको फिल कर दो, क्योंकि उनके दोस्त वगैरह के बच्चे वगैरह भी फॉर्म फिल किए थे। तो हम के पापा हम ये नहीं, मतलब ये फॉर्म नहीं करेंगे, हम मतलब नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली जब मैं स्कूल में थे ना, तब मैं स्कूल में जाता था तो ब्लैक बोर्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखता था N=, नहीं पढ़ूंगा। तो ये शुरू से मेरा था कि नहीं पढ़ूंगा मैं। तो पापा कहें कि ठीक है नहीं पढ़ोगे तो मतलब भीख मांगोगे। तो मैं एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग से थोड़ा मतलब जिद अपना जो स्वभाव में है वो शुरू से है। तो हमने कहा ठीक है भाई मांगेंगे, लेकिन आपसे नहीं मांगेंगे। तो फिर उसके बाद फिर पापा थोड़ा नाराज़ वगैरह हुए, मम्मी को थोड़ा कहे कि सब चीज़ें जो है मन को बढ़ावा जो है तुम्हारी देन है। तो इवन मम्मी का हमारे इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। फिर कि हम आगे किए, स्टार्टिंग जैसे जैसे न्यूज़पेपर में नाम आने शुरू हुए, अच्छा करता गया मैं। तो उसके बाद फिर पापा भी खुश हुए, वो भी फिर सपोर्ट करना स्टार्ट किए। तो कई बार फाइनेंशियल इशू इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि मतलब जिस दिन तक भी पैसे नहीं होते थे। इवन हर खिलाड़ी को अभी भी कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, वो बाथरूम के बगल में खड़े होकर जाते हैं, या कहीं भी पैसे इतने नहीं होते कि वो टिकट को खरीद के एक स्थान से जहाँ कॉम्पिटिशन स्थान है वहाँ पर जा सकते हैं। तो उस दौरान हमने भी वो चीज़ें फेस किए हैं, टिकट न होने की वजह से यहाँ स्टेप वहाँ पहुँचे, फिर वापस आना, खाने के लिए पैसे ना होना। तो ये चीज़ें बड़ा खिलाड़ी को दिक्कत करता है। फिर जब चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर जब मेडल आए, परफॉर्मेंस आए, तो स्पॉन्सर मिला। इवन फिर जब मैं 2016 में जब हमने ट्रायल दिया था स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो कोलकाता में मैं था 2016 में। तो फिर वहाँ मुझे एक स्पॉन्सर मिला, एक न्यूट्रिशन कंपनी थी वहाँ पे, तो NGO थी सॉरी, तो उसने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो वो स्टार्टिंग था मतलब 2000 रुपये पर मंथ का। तो 2016 से 2018 तक मुझे उनका सपोर्ट मिला। फिर 2018 से ये लास्ट 2023 तक खेलो इंडिया स्कीम जो थी मैं उसमें सेलेक्ट हुआ, तो पर मंथ 10,000 मुझे मतलब वहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद 2022 में हमने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो जो एक्चुअली में जो बहुत अच्छी मेरे लिए थी वो खेलो इंडिया स्कीम के तहत जो मुझे फाइनेंशियल 10,000 पर मंथ मिलते थे, इसका रोल मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी को अगर इस जनरेशन में, और जो भी गवर्नमेंट का ये स्कीम है वो बहुत अच्छा स्कीम है, और इस स्कीम से न जाने कितने खिलाड़ियों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो रहा है, वो अच्छा कर भी रहे हैं।
तो बाकी सरकार इसके तहत पैसे भी देते हैं, बाकी सारी सुविधाएं हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल में लाइक आपको टी खाना पीना फ्री है, रहना फ्री है, मेडिकल फ्री है, इवन इन द कॉम्पिटिशन TADA, लोडिंग चार्ज, होटल चार्ज, एवरीथिंग फ्री है। ऊपर से अगर आप 10,000 पर मंथ पा रहे हो तो फिर एक खिलाड़ी को क्या चाहिए? अच्छे कोचेस हैं फॉर रिकवरी के लिए, सारे अकोमोडेशन लाइक आइस बाथ, सोना बाथ, स्टीम बाथ, कार्बोथेरेपी, फिजियो, मैस्योर, एवरीथिंग। तो अब ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो खिलाड़ियों को फिर चीज़ें मिल रही हैं और वो आगे अच्छा भी कर भी रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि लाइक जैसे हर खिलाड़ी का अपना एक डाइट प्लान्स है, आपके डाइट प्लान्स में सप्लीमेंट्स कौन से ऐड होता है? अब ये सप्लीमेंट अभी हम अपने से तो इंटेक नहीं करते हैं, लाइक हर खिलाड़ी के पीछे एक खिलाड़ी ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। अब मैं एक रिकवरी के लिए वो होते हैं, मैश्योर कह सकते हैं आप उसे, एक फिजियो होता है, एक कोच होता है, एक न्यूट्रिशन होती है जो ये बताती है आपको क्या खाना है, कितने महीने तक क्या खाना है। ब्लड टेस्ट होते हैं, आयरन की कमी है कि कैल्शियम की कमी है, LFT, जो भी चीज़ें बॉडी में कमी होती है वो ब्लड रिपोर्ट आने के बाद न्यूट्रिशन डॉक्टर उसको कंसल्ट करते हैं, उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, आपको क्या खानी है, कितनी क्वांटिटी में खानी है, कितने बजे कब, कितने बजे से कितने बजे के बीच में खानी है, एक न्यूट्रिशन तैयार करते हैं वो चीज़। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ये पूछना है कि जो ब्लड टेस्ट होता है आपने बताया, तो क्या ये पर मंथ होता है या फिर जब गेम टाइम है तभी होएगा? नहीं, ये पर मंथ होते हैं, ये गेम टाइम का ऐसा कोई रूल नहीं है। गेम टाइम से पहले अगर आप खुद से खिलाड़ी चाहते हैं तो कराते हैं कई खिलाड़ी, बट ये पर मंथ होते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बताया कि आपको डाइट का प्लान मिलता है, आपका डाइटिशियन आपका वो प्रोवाइड करता है, तो क्या उस सप्लीमेंट्स में सारे नेचुरल फूड होते हैं कि कोई आर्टिफिशियल फूड भी होता है जो आप इंटेक करते हो? अब वो तो सारे नेचुरली फूड्स होते हैं। अब आर्टिफिशियल फूड खा के इंसान परफॉर्मेंस तो करेगा नहीं, परफॉर्मेंस दे भी नहीं पाएगा, तो सारे नेचुरल फूड होते हैं। सर लाइक जैसे आप किसी गेम में हैं, आप गेम खेल रहे हैं और आप एकदम पीक पे हैं, मान लीजिए आपको कोई इंजरी हो गई, तो ऐसे में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो गेम क्विट कर देते हैं क्योंकि आपको भाई 6 मंथ या उससे मोर देन रेस्ट करना पड़ गया या फिर कुछ और दिक्कत हो गई। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो डीमोटिवेट होकर क्विट कर देते हैं कि यार नहीं करना मेरे को। तो आपका क्या ओपिनियन है कि क्या हमें करना चाहिए या फिर हमें छोड़ देना चाहिए? ये अब खिलाड़ी हैं तो सबसे बड़ी ये है कि एक खिलाड़ी यदि हार नहीं मानता है वो, ठीक। अब क्विट करने का ऑप्शन यहाँ आता है कि वो किस स्थान पे है वो। लेकिन अगर वो गांव में है, गांव में ट्रेनिंग कर रहा है, अगर गांव में उसी इंजरी हुई है तो उसी वो सुविधाएं लाइक फिजियोथेरेपिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट, वो चीज़ें वहाँ उसे प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। फिर दूसरी चीज़ होती है फाइनेंशियल। गांव से शहर में वो ढूंढेगा, एक फिजियोथेरेपी की फ़ीस होती है एक बार देखने का नॉर्मली 400-500। अब वो गांव का लड़का है, उतनी चीज़ें अगर उसके उतने पैसे उसके पास चीज़ नहीं हो पाएंगे तो उसके माइंड में ये चीज़ बार बार रन करेगा कि इसे हटाओ, इसे अच्छा छोड़ देते हैं, ठीक होगा नहीं होगा तो नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ आती है जैसे कौन खिलाड़ी जो है, ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो 2 साल बाद भी कमबैक किए हैं, 4 साल बाद कमबैक किए हैं। डिपेंड करता है कि संसाधन कितने हैं आपके पास, आपके अगल बगल लोग कैसे हैं, इन लोगों के बीच में आप हैं, आपके साथ अच्छे खिलाड़ी हैं, फैमिली सपोर्ट अच्छा है, अच्छे फिजियो हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे खिलाड़ी कमबैक करते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि कई सारे आपके से हर्डल्स आते हैं, तो आपने बताया कि साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताया कि मतलब आपको साइकोलॉजिस्ट की भी वो पड़ती है। तो आप लोग जैसे मान लीजिए कि अगर ये प्रॉब्लम फेज आपके लाइफ में आया, तो मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं, लाइक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से वो ओवरकम करते हैं कि आप कोई मोटिवेशनल चीज़ें देखकर या किसी पर्सन को जिससे आप इंस्पायर होते हो तो आप उन्हें देखकर आप ओवरकम करते हैं? नहीं, अब इसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल तो बहुत बड़ा है। अब सेल्फ मोटिवेट होने का मतलब ये है कि हम लाइक इंस्टाग्राम की वीडियोस या यूट्यूब पे जो हमारे फेवरेट एथलीट हैं या मोटिवेट स्पीकर हैं, ऐसे लाइक देख के लोग होते हैं, लेकिन कितना भी देख लें माइंड में चलता रहता है। जैसे अगर कहीं हैमस्ट्रिंग पुल हुई है, अगर हम चल भी रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर रिहैब है तो हम लाइक उसे बार बार टेस्ट करते रहते हैं, यार सही है कि नहीं, चीज़ें है या नहीं, माइंड में वो चीज़ आती रहती हैं। तो कई बार क्या होता है इसमें, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कोच होते हैं, कोच की एक अहम भूमिका होती है
कि नहीं अभी तुम्हें और थोड़ा रिहेब करना चाहिए, थोड़ा और पेशेंस। सबसे बड़ी चीज़ होता है धैर्य। तो अगर धैर्य आपके पास है तो फिर आप वापस जितना जल्दी आप वापस करेंगे, आपको सपोर्ट चाहिए धैर्य का। अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप उतना ही जल्दी आप वापस आएंगे। सर आपको क्या लगता है सिर्फ फैमिली सपोर्ट ही काफ़ी है एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, या फिर सोसाइटी का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है? इसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं हो सकता, फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी है। हर सपोर्ट से अच्छा है कि एक एथलीट के अंदर टैलेंट कितना है, विल पावर कितना है, फोकस कितना है, वो करना क्या चाहता है। या फैमिली चाह रही है कि लड़का हमारा ओलंपिक खेल गया, लड़का वहाँ जा रहे हैं ग्राउंड में, 4 लोग से बात करके आ रहे हैं, लड़कीबाजी करके आ रहे हैं, तो फैमिली कुछ और चाह रही है, बच्चे कुछ और चाह रहे हैं, तो दोनों की सोच एक नहीं है तो फिर मंजिल एक कैसे हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर फैमिली हमारी चाह रही है कि अच्छा ठीक है लड़का हमारा ओलंपिक खेल के आए, कोच सोच रहा है कि लड़का हमारा इसमें मेडल लेके आए, लेकिन एथलीट तो कुछ और सोच रहा है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे एथलीट हैं जो गलत ट्रैक पे चले गए। तो डिपेंड करता है हम सोचते क्या है, हमें करना क्या है, हमारा ड्रीम क्या है, ये चीज़ें। ओके सर, तो सर जैसे आपने बताया कि मतलब उसमें हर्डल्स वगैरह के बारे में, तो सर आप जैसे 110 मीटर हर्डल्स में आप करते हैं, तो उस हर्डल्स को क्रॉस करने में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं? अब हडल्स को क्रॉस करने में मिस्टेक्स तो ये मेनली, अगर कोई अगर हम आपको कहें कि ये 10 हडल है, आपको ये 10 सेकंड में क्रॉस करनी है, 10 सेकंड में तो नहीं होती है, लेकिन हमको आपको कह दे चलिए ठीक है आपको ये 20 सेकंड 30 सेकंड में करनी है, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आएगा इतना ऊपर से हम ऊपर से जाएँ कि इससे नीचे चले जाएँ। बड़े मायने बात तो यही आएगी यार लोग कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले इंसान का फिट होना ज़रूरी है, माइंडसेट होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। तो कई सारी चीज़ें इसमें हैं, फिटनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके कोर स्ट्रांग होने चाहिए, आपके एरेक्टर अच्छे होने चाहिए, आपके ग्रोइंग स्ट्रांग होने चाहिए, आपके एंकल की जो मोबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जॉइंट की मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इन सारे के साथ में ही आप अगर एक अच्छे एथलीट है तो सारी बाधाएं क्रॉस कर सकते हैं। सर सोशल मीडिया आप लोगों की लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालता है, गुड है या बैड है? गुड या बैड डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ, आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाला उसने? मेरी लाइफ में ज़्यादा कोई खास नहीं, क्योंकि जब मैं फिट होता हूँ या बहुत अच्छे स्तर की तैयारी करता हूँ तो मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। फ़ोन यूज़ नहीं करता, सैटरडे संडे कौन साइलेंट है, कौन ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, फैमिली का फ़ोन है, बात हुआ, ठीक है। रूटीन होता है कि रिकवरी पे फोकस करना। 9:30 बज गया, सोना है तो सोना है। सुबह 5 बजे उठना है, मेडिटेशन करना है, ग्राउंड जाना है, आना है, ब्रेकफास्ट करना है, अगर टाइम है, अगर इवनिंग रेस्ट है तो फ़ोन निकाल लिया, थोड़ा बहुत फैमिली से बात कर लिया, रख दिया। ये होता है कि हम सोशल मीडिया को किस तौर पे यूज़ करते हैं। कभी कभी होता है कि टेक्निक्स को देखने के लिए या अच्छे एथलीट्स के वीडियो को फॉलो करने के लिए, या अभी वो कर क्या रहा है कैसे दीजिए, या फिर जो अभी नए कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं ओलंपिक हो गए, एशियन गेम्स हो गए, अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए तो जो हमारा फेवरेट एथलीट है या हमारा इवेंट है तो उसको देखने के लिए मेरे जीवन में तब तक यही रहा है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों को सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सप्लीमेंट्स आपके हर्डलिंग के स्पोर्ट्स को कैसे एनहांस करता है? इनहेंस द मीन्स मैंने पहले बताया ना, ब्लड टेस्ट के जरिए। जरूरी नहीं कि वो सप्लीमेंट अगर मुझे अर्जिनाइन की नीड है, जब ये भी नीड नहीं कि अगले एथलीट को अर्जिनाइन की नीड हो सकता है उसके बॉडी में नेगेटिव ब्लड फ्लो फास्ट हो, मेरे में बहुत स्लो हो सकता है उसके बॉडी में कैल्शियम की नीड ना हो, मेरे में कैल्शियम की नीड हो। तो डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के ऊपर, डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, उनको क्या सजेस्ट करता है। सिर्फ फैमिली और आपका गेम, आपको लगता है आप दोनों बैलेंस कर लेते हो, या कभी कभी लगता है कि नहीं यार दोनों बैलेंस नहीं हो रहा? नहीं, दोनों बैलेंस तो नहीं हो पाता। देखिए, एक खिलाड़ी के लिए दोनों बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो फोकस है वो फैमिली में रह के हम कर नहीं सकते। हम सुबह प्रैक्टिस करके आए, रिकवरी का टाइम है, पापा का फ़ोन आया है तो वहाँ एक लोग खड़े हैं, जाकर सामान देकर चले आओ। तो अब सोने का समय है तो इंसान सामान देने जाएगा, शाम को ग्राउंड जाना है तो ये होगा थोड़ा यार हम है नहीं गाँव में एक शादी है, बहुत खास लोगों का, वहाँ चले जाओ। तो ये सब चीज़ को करते हुए इंसान फैमिली भी देखे और प्रैक्टिस भी करे, ये चीज़ संभव नहीं है। इसके लिए एक अलग जगह चाहिए जहाँ आपके कोचेस हो,
वैसा माहौल हो, आपको केवल गेम से मतलब हो, तभी आप अच्छा कर सकते। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप दोनों चीज़ें नहीं बैलेंस हो पाती लाइक फैमिली एंड स्पोर्ट्स, तो सर आपके पेरेंट्स का इस पर क्या रिएक्शन है? लाइक अगर आप जैसे स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप फैमिली टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? फैमिली के इसमें कोई रिएक्शन ज़्यादा कुछ तो नहीं होता। लाइक बहनों को होता है कि अगर रक्षाबंधन में घर नहीं आए तो वही साल भर हो गए, आना चाहिए। ये मुझे कोई फेस्टिवल होता है तो ऐसे में फैमिली की जो महत्वाकांक्षा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अच्छा ठीक है, अगर इस फेस्टिवल पे है तो घर पे आएगा। लेकिन उस समय भी नहीं आना कि अच्छा अच्छा दिवाली है या 10 दिन बाद कंपटीशन है, अब घर जा 12 घंटा घर जाने में लगेगा, 12 घंटा वापस आने में एक दिन ऐसे चला गया। अब ट्रेन से लाइक अगर कोई एथलीट या कोई खिलाड़ी का सफ़र करता है तो बॉडी इनबैलेंस होती है। लाइक अगर मैं ट्रेन में चढ़ने से पहले मेरा बॉडी वेट 64 है, हम घर पहुँचे क्या पता वो 65.5 हो जाए। तो 500 ग्राम का जो अंतर होता है वो इंसान के परफॉर्मेंस पे बहुत डिफरेंट डालता है। और यहाँ कंटिन्यू सुबह शाम एक ही वेदर एक है, घर पे हम गए वेदर चेंज हो गया, अगर हमें एक सर्दी जुकाम भी हो जाए तो साल भर का मेहनत बेकार हो जाता है। तो हर इंसान यही सोचता है छोटी का आज फैमिली है बुरा मान रहा है, ये फैमिली तो कोई बुरा मानेगी नहीं। अगर हम अच्छा करके घर जाएंगे तो फैमिली खुश रहेगी। ये चीज़ हो। सर लाइक जैसे कभी किसी दिन आपकी प्रैक्टिस ख़राब हो गई तो आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करते हो? लाइक बुरा तो बहुत लगता होगा यार, ख़राब हो गई। ये बुरा तो ज़्यादा लगता है कि हमारा टारगेट या इस वीक का कोच ने ये टारगेट दिया है या हमें इस कंपटीशन में इतना टारगेट अचीव करना है, तो बुरा तो लगता है। लेकिन फिर कोच का सजेशन होता है कि नहीं चलो, अब हर दिन अच्छा नहीं होता है। एक 5 फिंगर है, 5 फिंगर बराबर नहीं होता है, क्योंकि कोई दिन अच्छा भी होता है, कोई दिन बुरा होता है। हर रात के बाद सुबह होती है, तो हर दिन अच्छा नहीं होता है। तो हर बुरे दिन से इंसान लड़ता है तो अच्छे दिन आते हैं, तो ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे हम यही सोच के हम इम्बैलेंस करते हैं, ये सोच के आगे बढ़ते हैं। सर आपने जैसे अभी बताया कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है और मतलब कभी अप्स एंड कभी डाउन्स होते हैं, तो सर जब डाउन्स होते हैं तो मोस्टली लोगों को स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, तो आप स्ट्रेस एंड फोकस को कैसे बैलेंस करते हो फिर? मोटिवेशन स्पीकर को देख के, आपने लाइक जो अच्छे फेवरेट एथलीट हैं उनकी वीडियोस को देख के, उनकी बातों को सुनकर। अपकमिंग गोल क्या है सर आपका अभी? अपकमिंग गोल तो अभी मार्च में है फेडरेशन कंपटीशन, टारगेट अभी उसी में है। उसके जरिए जो भी बड़े गेम है इससे क्वालिफिकेशन है, अभी तो वही टारगेट है। अब कह नहीं सकते वो क्या चीज़, अगर पूरा होगा तो शायद दोबारा बैठेंगे हम यहाँ। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग जैसे डाइट लेते हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन और एक एथलीट पर्सन, तो उनकी डाइट में क्या डिफरेंसेस हो? नॉर्मल पर्सन और एथलीट की लाइफ में लाइक बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे लाइक आप हो, आप सुबह उठोगे, आप चाय पियोगे, उसके बाद हो सकता है आप डायरेक्ट खाना खाओ 12 बजे 1 बजे। अब एथलीट, कोई एथलीट है वो सुबह उठेगा, उसे चाहिए डिटॉक्स वाटर, या सुबह इनटेक करेगा, उसके बाद वो ग्राउंड जाएगा, ग्राउंड से आने के बाद उसे एक हैवी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। उसमें लाइक एग हो गए, ब्रेड बटर हो गए, या जैसे लाइक अलग चॉइसेस होते हैं, दलिया हो गए, ओट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए। ये सुबह का एक हैवी ब्रेकफास्ट होता है। अगर सुबह अगर हम कोई एथलीट आके खाना खा ले, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी इवन घर में बना है वैसी चीज़ें खा ले, तो उससे हमारे परफॉर्मेंस आएंगे नहीं। ये चीज़ जो एक अच्छी डाइट चाहिए हो खिलाड़ी को, ये मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट चाहिए, उसके बाद चाहिए होता है दिन में एक अच्छा लंच, उसके बाद रात में डिनर, उसके बाद इंटेक करता है सप्लीमेंट हम क्या लेते हैं। अगर लाइक एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, वो 100 मीटर कर रहा है, उससे उसके बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, कार्ब्स चाहिए, जिससे उसे इंड्योरेंस मिले। अगर एक स्प्रिंटर कार्ब्स चलेगा तो वो तो उसकी बॉडी की जो भी फाइबर है, मसल फाइबर है या ब्लड सर्कुलेशन है, उसे चीज़ें स्लो हो जाएंगी, तो उसकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ें बहुत इंपैक्ट करती हैं। सर तो ये सारी हो गई आपके स्पोर्ट्स की बातें। अब चलिए हमें बताइए आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है? थोड़ी पर्सनल लाइफ बताइए आपकी कैसी है? पर्सनल अभी तो बहुत अच्छी है। लाइक किस साइड से पर्सनल पर्सनल बातें बताइए। नहीं लाइक आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, कैसे आप लोग चिल आउट करते हो, हैंग आउट करते हो? लाइक टाइम का तो बाउंडेशन होता है बट फिर भी। अब अगर अभी के लाइफ में देखा जाए तो अभी तो ऐसे बहुत सारे मतलब उस समय भी बहुत अच्छे से। अब फ्रेंड्स के जोन में अगर हम खिलाड़ी हो तो खिलाड़ी ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स होंगे, लाइक शेखर पांडे हैं, प्रशांत जी हैं, ऐसे बहुत सारे जो दोस्त हैं। वो अगर हॉस्टल में हैं तो सैटरडे संडे अगर हम हैं, ये होता है सर शाम को रेस्ट है तो बाहर चलते हैं, बाहर का चलता है ऐसा ठीक है,
कैफ़े में चल लिए, कुछ खा लिए, कुछ ऐसा चीज़ जो हमें नहीं खाना चाहिए, वो खा कर चले आए, लेकिन किसी को नहीं बताना होता कि अच्छा हमने ये खाया है। तो ऐसे बाहर चिल करके लोग चले आते हैं दोस्त के साथ में। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी लव लाइफ आपकी ट्रेनिंग में कैसे अफेक्ट करती है? डिपेंड करता है हम सामने वाला पार्टनर के साथ कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अब डिपेंड तो ट्रेनिंग में तो भाई अगर फोकस अगर इंसान इस सब चीज़ों से अगर इंसान दूर है तो बेहतर है, लेकिन अगर ट्रेनिंग पार्टनर अगर अच्छी है, समझदार है तो अच्छा होता है। बट डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। लाइक रात में कुछ और बात किए, लाइक कुछ भी झगड़ा हो गया कि तुम अपने दोस्त को टाइम दे रहे हो, आज सैटरडे है तुम दोस्त के साथ बाहर चिल कर रहे हो, मेरे साथ नहीं जा रहे हो, और कुछ जो वहाँ पे ऐसे होती है वो दिमाग के इंसान में क्लिक करती है। अगली बंदी बात नहीं कर रही है, अब उसको मनाओ, लेकिन सुबह हडल करना है। अब इंसान हडल करने गया तो ये माइंड में ये है कि अगली बंदी नाराज़ है, मैसेज कर रहा है, मैसेज की रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो फोकस इंसान को होता है वो ट्रैक से ना होके ये होता है कि अगली बंदी मानेगी कैसे। तो ये चीज़ें अगर समझदार इंसान है तो समझे, कि नहीं होता है तो फिर वही डिस्टर्ब हो जाता है खिलाड़ी। कई खिलाड़ी से बर्बाद हुए हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, कई बने भी हैं। कई 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 मेरे ऐसे एथलीट हैं जो सुबह इवेंट है रात को 2 बजे तक 3 बजे तक बातें करते हैं, अच्छा करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हम कंपटीशन से पहले किसी से नहीं बात करेंगे, 2 दिन पहले फ़ोन स्विच ऑफ है और उनको कंपटीशन से मतलब है। कई सारे ऐसे होते हैं जिनको इन्जॉयमेंट के लिए भाई यहाँ घूमना है, इन्जॉय करना है, कल इवेंट है, उनका फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक एक टाइम पे अगर वो उनके साथ टाइम दे रहे हैं तो ये चलो चलो इनके टाइम साथ दे रहा है। कंपटीशन है तो कंपटीशन फोर्स करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कैसी है ये डिपेंड करता है। तो सर जैसे आपने बताया कि मतलब जैसे क्रैशेस और होते हैं लाइक आपके उनके साथ, तो सर अगर कुछ एथलीट्स मान लीजिए कि उनके साथ बहुत सारे क्लैशेस हो गए हैं तो वो उसे ओवरकम कैसे करते हैं? कम कैसे कर सकते हैं उसमें, बहुत एक क्लसेज जो होते हैं उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अब बातें ना करके, अगर अगली बंदी गुस्सा है सहन करके, समझ करके, उल्टा जवाब ना दे करके, ऐसे ही कर सकते हैं। सर लाइक कई बार होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और सामने वाली अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है। तो जब आपकी लाइफ में ये चीज़ हुई तो क्या अंडरस्टैंडिंग या जो भी कहिए नहीं मैच हुई, सम काइंड ऑफ आप सेपरेट हो गए, तो उसने आपके गेम पे कितना इफेक्ट किया कि आप नीचे गए या फिर आपने अपने आप को हाइपर क्रिएट कर लिया? अगर पर्सनल अगर मैं अपनी अपना बातें करूँ, एक्सपीरियंस आप बताएं। अगर मैं पर्सनल अपनी बातें करूँ, मैं तो ऊपर ही आया हूँ। लेकिन अगर मैंने गेम ही स्टार्ट किया है तो उसका दिन ही हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड ही रही हो, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था, उसकी शादी हो गई, और उसके बाद हम गेम में आए हैं, क्योंकि मेरे पास ये था कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था मेरा। तो मैं तो ये मानूंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि भाई मैं तो ऊपर आया हूँ। बट बाकी कई सारे एथलीट है भाई जिनका ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद वो काफ़ी नीचे चले आए हैं, वो गम मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं, कि उधर ठेके में मिल रहे हैं कि वहाँ बैठे हैं। दोस्त को फ़ोन करके कह रहे हैं वो ऐसी है, वो ऐसी थी, उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया, हमने उसके साथ ये किया, उसके लिए इतना किया, तो वो नीचे चले आते हैं। बट जिनका लेवल माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, उनको चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती हैं। अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भाई ट्रेनिंग की जगह कोई ग्राउंड में अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, भाई ये जगह हम किसी को नहीं दे सकते हैं। हम ग्राउंड से बाहर गए, हो सकता है ग्राउंड से बाहर कदम रखते रोना शुरू हो जाए, खालीपन महसूस होता है, तो वहाँ पे कमी कमी महसूस होती है, तो वहाँ इंसान टूट जाता है। सर कभी आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा है जब आपके कोच ने आपकी तारीफ करी हो और लाइक आपको कैसा फील हुआ हो? नहीं, कोच ने तारीफ तो किया। लाइक 2019 की बात है, एक एथलीट था उड़ीसा का, पुंगा सोरेन। तब नेस्टिन वो 2016 से बहुत अच्छा करता था, इवन एवरी कंपटीशन में लाइक गोल्ड 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 करता था वो। तो मतलब मैं हमेशा सेकंड थर्ड ऐसे हो जाता था। तो कोच हमेशा यही कहता था कि वो दिन कब आएगा जब तुम पुंगा को मतलब बीट करोगे। तो हमने कहा सर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ट्रेनिंग कैसे कराते हो। तो सर ने मुझे ये टारगेट दिया कि अगला कंपटीशन, उसने नाम लेके कहा कि अगला कंपटीशन वही। तो फिर अगला कंपटीशन हमने वही किया, 1397 किया। मैं फर्स्ट किया पुंगा सडन, इन द सेंस कि वो फाइनल में भी नहीं आ पाया। तो सर को उस समय बहुत प्राउड फील हुआ था कि अच्छा ठीक है, हमने जो प्लान बनाया था इस प्लान पे इसने काम किया, मैंने भी काम किया, चीज़ें कामयाब हुई। वो उसको उस दिन बहुत खुशी हुई। तो जैसे कि अभी आप यहाँ दिल्ली में हैं, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए लखनऊ आना है, तो कैसा लग रहा है? मतलब एक्साइटमेंट कितनी है आपकी कि मतलब यार मज़ा आ जाएगा, जाना है, बढ़िया करना है एकदम, या फिर दिल्ली छोड़ते हुए थोड़ा बुरा बुरा भी लग रहा है? नहीं, दिल्ली छोड़ते हुए बुरा तो नहीं लग रहा है। अब दिल्ली छूटे कहाँ,
पोस्टिंग यहीं है, जॉब यहीं है, छूटेगी कैसे दिल्ली। बट हाँ, एक अंदर से इंटरेस्टिंग आ रहा है, एक्साइटेड मैन अंदर से आ रहा है, एक्साइटेड हूँ कि नहीं अब जाना है, मुझे ट्रेनिंग करना है। और जिनके पास जा रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल, लाइक फॉरम एक फॉर्म हर्डल भी रहा है वो, तो बहुत अच्छे कोच हैं अभी वो, अशोक कुमार नाम है उनका। रिसेंटली अभी मुलाकात ही हमारी उनसे हुई थी। तो एक अंदर से मतलब जो एक उत्साह पाने अब जाना है, हमें फिर से अच्छा करना है, तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ वहाँ जाने के लिए। सर अभी जैसे आपने बताया कि आपकी दिल्ली में जॉब है, तो आप किस फील्ड में जॉब करते हैं? जी, अभी तो मैं करेंटली इनकम टैक्स में पोस्टेड हूँ। सर जॉब का प्रेशर कितना है आपके ऊपर? जॉब का प्रेशर अगर सच कहें तो अब हैंडल होता है, अगर हमें करना है, अगर हमें हम स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू हैं तो उतना प्रेशर नहीं रहता है गवर्नमेंट का, नहीं टाइम टू टाइम तुम्हें आना ही है। या बाकी जैसे लोग 9 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, तुम्हें टाइमली शेड्यूल फॉलो करना है। उनका ये है कि आप दोनों चीज़ को हैंडल कर सको। आप ऑफिस आए हो तो ठीक है, आप ऑफिस को भी मेंटेन करो, आप ग्राउंड को भी मेंटेन करो। उनका ये भी नहीं कहना है कि आपको जॉब मिल गई है तो आप बिल्कुल फ्री हो। दोनों चीज़ को मैनेज करना अभी तो डिफ़िकल्ट हो रहा है काफ़ी। एक खिलाड़ी के तौर पे, एक खिलाड़ी अगर कहीं स्कूल में भी ना गया हो, कॉलेज में भी ना गया हो, तो उसको ऑफिस में आधा घंटा 1 घंटा बैठने में तो डिफ़िकल्ट तो काफ़ी आ रही हैं। बट दोनों चीज़ को मैनेज करके, बट अभी चीज़ें अच्छी हैं, तो गेम की तरफ फिर से मैं अग्रसर हूँ, आगे कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहा हूँ। सर अभी आपने बताया कि जैसे आपको स्पोर्ट्स पर्सन है ना, आपकी जॉब लगी, तो लाइक आपको जॉब में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है ना, तो सर आपको किस किस टाइप की अभी तक डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिली? इन द लाइक जॉब करने के लिए, सबसे पहले समस्या इस बात की आ रही है कि मैं बैठूंगा कितनी देर तक। लाइक मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं लगता कितनी देर तक, जब से मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ कहीं ये जगह कोई भी खिलाड़ी बैठेगा, ये मेरे लिए नहीं, ये हर खिलाड़ी के लिए दुविधा है। लाइक उसके मन में यही चलता है कि जब तक टीम में हूँ तब तक ठीक है, ड्यूटी करना हो तो कैसे करेंगे। लाइक अगर कोई फोर्स में है, यार नाइट ड्यूटी लगी तो नाइट में कैसे करेंगे, रात को तुम सोते हैं। तो डिफ़िकल्टी सबको आती है, बट वो टाइम पीरियड ऐसा होता है, माइंड मेकअप होता है, चले आप तो यार ड्यूटी ही करनी है। तो वो टाइम आने पे हर इंसान अपने आप को उसके लिए कैपेबल कर लेता है, वो चीज़ हो जाती है। सर जैसे आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स से आप अपने जॉब में आए तो आपने प्रॉब्लम्स फेस करी, तो सर जब आप ग्राउंड लेवल पे रहे होंगे अपने स्पोर्ट्स में, तो आपकी डाइट का चार्ट अलग था, आप अलग डाइट लेते थे, और जब आपने जॉब की तो आप ऑफिस में आ गए, वर्क में बैठे रह गए, और आपकी डाइट थोड़ी बहुत तो चेंज हुई होगी, तो कैसा क्या रहा आपके डाइट में चेंजेस, और आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े उसके? लाइक जब जॉब भी तभी मिली जब मैं इंजरी में था। लाइक इवन ऑफिस में जाना होना होता तो जैसे एक नॉर्मल पर्सन होते हैं, पूरी बॉडी की शेप, पूरी बॉडी की जो भी कंडीशन हो, लाइक ऐसा हो गया था कि एक नॉर्मल पर्सन हो गए थे। तो ऑफिस से बैठ के फ़ोन करता था, मेरा दोस्त है मेरा शेखर पांडे, जो भी फॉलोआउट में अच्छा कर रहा है, फ़ोन करता था, गुरु नौकरी करने का मन नहीं कर रहा है। तो समझाता था कि यार नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, और जो है नौकरी मिल गई है, बड़ा सौभाग्य के बाद नौकरी मिल गई है। भाई हर खिलाड़ी इंजर्ड होता है, चीज़ें ठीक होंगी, कम बैक करोगे, अच्छी होंगी। तो दोस्त का इसमें वो जो है बहुत बड़ी भूमिका है, सपोर्ट करना हर जगह से कि नहीं अच्छा कर सकते हो, कम बैक कर सकते हो, तुम करो, वापस आओ। तो फिर से हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया है अभी, और मैं देख रहा हूँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं और अच्छा कर भी रहा हूँ मैं। सर मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इंडिया के स्पोर्ट्स में और यहाँ की पॉलिसीज़ में और फॉरेन के स्पोर्ट्स में और वहाँ की पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंसेस है जो आपको लगता है कि हाँ बहुत नहीं होनी चाहिए? लाइक सबसे बड़ी चीज़ है पॉलिटिक्स। इंडिया के जो पॉलिटिक्स है वो स्पोर्ट्स को इवेंचुअली आप देख रही हैं कि इंडिया में जो भी चीज़ होती है वो पॉलिटिक्स के थ्रू होती है। अगर कई बार होता कि पायसेल्टी जो आपने कहा कि कैसे किसी खिलाड़ी के साथ भेदभाव होता है, कई बार बड़े लेवल पे कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन के लिए कई बार खिलाड़ी को सिलेक्शन होता है, वहाँ खेलने जाता है, तो वहाँ उसके साथ दूराएँ होती, जैसे अपनी आपने देखा होगा ओलंपिक्स में रेसलिंग के कंपटीशन में फोगट के साथ यही चीज़ें हुई थी। लाइक वेट कैटेगरी में चीज़ समस्या आई थी, तो हकीकत थी। लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर कितना इसका प्रेशर होता है कि हम इतने तैयारी करके आए हैं, हम यहाँ पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, तो कितना तकलीफ होता है उसे। लाइक जैसे नीरज भैया ने अभी सिल्वर किया, इवन वो गोल्ड कर सकते थे, लेकिन सबको उम्मीद थी भाई इसके पहले उन्होंने गोल्ड किया, अभी गोल्ड क्यों नहीं किया, बट उन्हें इंजरी थी।
तो खिलाड़ी की ज़िंदगी में पार्शियलिटी, पॉलिटिक्स, इंजरी, फाइनेंशियल इशू, अच्छे कोचेस ना मिलना, अच्छे कॉम्पिटिशन नहीं मिलना, ये सारे मैटर करता है। अगर हमें अगर हम एक स्टूडेंट हैं, हम कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, हम कोई भी कोर्स करते हैं, तो मेरे साथ लॉट ऑफ ऑप्शन, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। बट अगर कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स के करियर में है और उसके जॉब नहीं लगी, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं। ये पढ़ाई तो उसके पहले छूट छूट चुकी है, जॉब नहीं मिली तो क्या क्या करेगा वो? या तो वो ठीक, अगर किसी की एजुकेशन थोड़ी अच्छी है तो वो अगर थोड़ा गेम खराब भी होता है तो वो थोड़ा सा चीज़ से हट के कोचेस की फील्ड में आता है, बीपीएड करना, एमपीएड करना, एनआईएस की ये करना कि ठीक, अगर हम खेल के जरिए नौकरी ना पाए तो हो सकता है कि खेल के फील्ड में बने रहने के लिए हम ये कोर्स कर सकते हैं। बट सब ऐसा नहीं करते हैं। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको जॉब मिल गई, जॉब करने में डिफ़िकल्टी आ रही है कि यार अब नहीं हो पा रहा है, ऑफिस भी मैनेज करना है, कि अच्छे ऐसे भी अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको जॉब तो मिल गई, सरकार ने जॉब तो दे दिया, लेकिन उनको ट्रैक पे जाने के लिए मना करते हैं कि आप टाइम टू टाइम ऑफिस आओ। तो इस केसेस में खिलाड़ी जो है ना वो टूट जाता है। अब खिलाड़ी को समझेगा कौन? वो जाके ऑफिस में कहेगा सर हमारे शाम को प्रैक्टिस है, सर तो कहेंगे अब तुमको नौकरी मिला, जैसे तुम ऑफिस में आ रहे हो वैसे हम भी आ रहे हैं, अब 5 बजे जाना, तुमको 5 बजे जाना है। तो ऐसे किसी खिलाड़ी क्या करेगा जो 7 से 8 घंटा ऑफिस से बैठ रहा है, वो ग्राउंड में आकर क्या ट्रेनिंग करेगा? ये सारी चीज़ को समझने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ इस पर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर हम लड़कियों को जॉब दे रहे हैं या स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू अगर हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें इनको भी रिलीफ किया जाए, इनको रिलीज़ किया जाए कि ठीक है भाई, आप अभी खिलाड़ी हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, जब तक आप अच्छा करो तब तक आप करो, उसके बाद आप ड्यूटी कर सकते हो। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि मतलब इंसान अगर स्पोर्ट्समैन है, अगर उससे अच्छा नहीं हो पा रहा है तो अपना कोर्सेज जैसे चेंज करके तो उसी फील्ड में रह सकता है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स में चेंज होना चाहिए गेम्स के हिसाब से? तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्समैन अच्छा भी करे, उसका ब्रेकडाउन भी ना हो, और वो अच्छे से मैनेज और बैलेंस भी कर ले जाए उस चीज़ को? तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या चेंजेस होने चाहिए? चेंज इन द मीन्स कि सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पे जो खिलाड़ी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए वो सुविधाएं हैं। जैसे अब एक विधायक कोटा होता है, सांसदीय कोटा होता है, सबके पास पैसे होते हैं, सरकार सब कुछ, अब तो सरकार गवर्नमेंट सबका पेंशन बंद कर रखा है, लेकिन जो भी पॉलिटिशियन है इनके तो पेंशन बंद नहीं है, अभी नहीं बंद होंगे। बट सबको मेरे हिसाब से जो भी एक गांव के जो भी प्रधान हैं, जो भी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं, जो एक एमपी एमएलए हैं, उन सबको कम से कम हर गांव में कम से कम एक ग्राउंड गोद लेना चाहिए। चलो ठीक है, मेरे जितने फंड हैं या जितने भी मेरे फंड खर्च नहीं हो रहे हैं उनमें हो सकता है कि हम 4 या 5 एथलीट को हम कैरी करें, उनको तैयारी कराएं, जितना भी सपोर्ट किट हैं, न्यूट्रिशन है, ट्रैवलिंग है, जितना हो सकता है हम कराएंगे, तुम करो। तो ये चीज़ें अगर जो भी पॉलिटिशियन है कि उनको सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन पर वो कर सकते हैं, ये चीज़ें करनी चाहिए, मेरे तो सुझाव है, वो चीज़ें करनी चाहिए उनको। सर आप नीरज चोपड़ा सर से मिले हैं कभी? जी बिल्कुल मिले। कैसा है उनका, मतलब उनका ऑरा कैसा है? नहीं वो तो ऐसे कहें तो वो बहुत ही सज्जन, बहुत ही, एक खिलाड़ी तो अच्छे हैं ही, उससे पहले वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो ऐसे इंसान हैं कि वो कभी आपसे मिलेंगे तो शायद आपको इस फील भी नहीं होगा कि ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं। वो इतने अच्छे इंसान हैं। वो शो ऑफ करना उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं कि अच्छा हम ओलंपिक मेडल लेके आए हैं हम तुमसे बात करेंगे, ये चीज़ें नहीं हैं। आप रास्ते में चलेंगे, रास्ते में मिल जाएंगे, आप बात करिए, आपसे रुक के बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, सारे सवालों को जवाब देंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो क्या आपको लगता है कि यूथ को उनको एज अ इंस्पिरेशन फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, यूथ को ही नहीं, जितने भी लोग सीख रहे हैं किसी की फील्ड में हो, उनको हर किसी से सीखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने वीडियोस में उन्हें बहुत डाउन टू अर्थ देखा है, वो बहुत ही प्यार से, बहुत स्वीटली सबको हैंडल ओवर करते हैं। तो यही था मेरा पर्सनल कि आपने उनसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, क्योंकि नहीं, वो जब पहला बार उन्होंने जब ओलंपिक मेडल लेके आया था तब मैं सोनीपत साई में ही था। तो रात को तकरीबन 9:30-10 बजे वो आ रहे थे गेट के पास में, तो हम रोड पे गए थे उनसे, मतलब वो पर्सनली थे, वो थे और हम कुछ दोस्त लोग हॉस्टल से बाहर आए थे, तो उसमें उनसे मुलाकातें हुई थी। तो उस दौरान ऐसा लगा ही नहीं कि अभी वो मेडल विन करके आ रहे हैं या कोई बहुत बड़ा कंपटीशन में
अचीवमेंट करके आ रहे हैं या इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिल के आ रहे हैं, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। ऐसा लगा कि बहुत अच्छे इंसान है, हम मिले वो चले गए, जब कुछ फील ही नहीं हुआ। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और हम लखनऊ वाले आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे सिटी में। तो होपफुली हम फिर भी आगे भी पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे। तो मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाहती हूँ, उसे कैसा लगा आपका हमारे पॉडकास्ट में? नहीं, अब बहुत अच्छा लगा, और शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने, और लखनऊ तो नवाबों का शहर है भाई, हमारा तो वहाँ कुछ है, नवाब तो है नहीं, आप लोग वहाँ के नवाब हैं, तो हम आएंगे कि भाई ज़रूर ये होगा कि आप कम से कम एक चाय हमें पिला दीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लखनऊ में, एंड रियली वेरी थैंक यू Thank you. सो मच।